बच्चों, आज हम लोग अपना ELP1 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, ELP1 को डिस्कस करने से पहले इसके ऊपर जो कोर कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है उसको पहले समझते। देखिए, सबसे पहले करंट का फॉर्मूला क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। तो सिंपल सा, जब आप करंट निकाल रहे हो दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब इसी चीज को जब आप दो तरीकों से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज करंट की। एवरेज करंट इज इक्वल टू व्हाट? कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टाइम। तो चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हो तो अपन बात करते हैं एवरेज करंट की। इसी की जगह अगर किसी छोटे टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे आई इंस्टेंटेनियस की। और इंस्टेंटेनियस में फॉर्मूला हो जाता है dq अपॉन dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया? अब देखिए, जब आपके पास दोनों टाइप के करंट आ चुके हैं तो यहीं पे q अपॉन t को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए, dq अपॉन dt को थोड़ा सा और देखें तो क्या हो सकता है? स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स करंट, है ना? तो चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप हमें करंट देगा। इसी की जगह जरा सोच के देखिए, अगर आप dq की वैल्यू निकालती हो तो dq विल बी इक्वल टू I dt। इंटेग्रेट कर दो तो इंटेग्रेशन मतलब क्या हुआ? एरिया। तो एरिया ऑफ IT ग्राफ गिव्स चार्ज, है ना? तो IT ग्राफ का एरिया आपको चार्ज देगा, QT ग्राफ का स्लोप आपको करंट देगा। इन छोटी मोटी बातों के बाद अच्छा, एक चीज और जरा देखिएगा, जब आपने करंट पढ़ा था तो Q बराबर N ही पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो वहां से आप करंट की जगह Q की वैल्यू लिख सकते हो N इंटू ई अपॉन टी। कितने इलेक्ट्रॉन उस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके गए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इन्हीं के दम से हम बाकी सारे क्वेश्चनों को धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसके साथ में अपन एक चीज और पढ़ी थी, देखिएगा, करंट का फॉर्मूला था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव करने के कारण सबकी एवरेज वेलोसिटी 0, जबकि थर्मल स्पीड थी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। ये थर्मल स्पीड थी जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर भाग रहे थे, है ना? इसी के बाद में एक पढ़ा था अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फॉर्मूला था वीडी का, वीडी इक्वल टू छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम। टाउ क्या था बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना? अच्छा, इसके साथ में करंट का फॉर्मूला पढ़ा था N इक्वल टू आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। और वीडी का फॉर्मूला कितना? छोटा ही बड़ा ही टाउ बाई एम। याद आया? साथ में ओम्स लॉ तो सबको पता है, V इक्वल टू आई आर, जो हम लोग खेल रहे थे इसके साथ में। अच्छा, और आर का फॉर्मूला कितना? रो एल बाई ए, है ना? अच्छा, अब वीडी के टर्म जब आपको पता है कि वीडी अपॉन ई का रेशियो को हमने एक टर्म डिफाइन किया था, जरा याद कीजिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी इज सिंपली डिफाइंड एज वीडी अपॉन ई का रेशियो। इस टर्म को आप लोग सिंपल से टर्म में अपने हिसाब से मोबिलिटी बोल देते हो। पक्का? अब अगर इतनी चीजें पता है तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, 10 रेज़ टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, है ना? तो जरा सोचिए, हमें करंट चाहिए। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की जगह आ जाएगा n की वैल्यू 10 की पावर 7 e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन टाइम कितना? 1 सेकेंड बेटा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एम्पियर। ये पहले वाले का आंसर हो गया। क्लियर है तरीका? चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग पर मिनट। ध्यान देना बेटा, इस शब्द को, यहां पे पर मिनट है तो टाइम कितना हो गया? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर जब आप चार्ज लिख रहे हैं तो I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और Q बराबर होता है एन ई क्वांटा अल्फा का 2e, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 10,000 को लिखा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन बेटा टाइम, नीचे कितना? 60। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 3.2 अपॉन 60 इंटू 10 की पावर माइनस 15, नीचे सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एम्पियर। बेटा ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया? तो दोनों ही क्वेश्चनों में गौर करने वाली बात, करंट का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन टाइम।
अब वो चार्ज कैसे निकालना है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था दोनों क्वेश्चनों में। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, नियॉन गैस के डिस्चार्ज ट्यूब है, नियॉन एक साइड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड मूव कर रहा। अब याद कीजिए जरा, इसके डायग्राम को, सेटअप को समझते हैं। ये रहा हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, इसके लेफ्ट साइड में 10⁻18 कितना 2.9 इंटू 10⁻18 नियॉन आयंस है जो राइट साइड में मूव कर रहे हैं, है ना। और साथ में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और वो कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉन्स है जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। अच्छा बताइए, पॉजिटिव के कारण करंट आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट उस साइड में रहेगा, तो दोनों का करंट क्या होगा, ऐड। तो आई विल बी इक्वल टू आई नियॉन के कारण प्लस आई इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों का करंट ऐड होगा बेटा। अब देखिए I बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू लिखने के लिए जब आप लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू एन 2.9 इंटू 10⁻18 अपॉन टाइम कितना बेटा 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन बेटा टाइम इसका भी 1। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -19 प्लस 18 सिंप्लीफाई करके यहां पर आ जाएगा 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये टर्म मिलेगी। अब बताइए 4 इंटू 1.6, तो 4 इंटू 1.5 होता तो 6 आ जाता, तो यहां पर आ जाएगा 0.66 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। कैलकुलेशन के ऊपर बस अप्रोक्सीमेशन भी आप बैठाएंगे तो आ जाएगा। 4 और ये 1.5 होता तो 6 आता, ये थोड़ा बढ़ गया, इधर थोड़ा बढ़ गया, तो 6 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा जाएगा, तो 0.66 हो गया। क्लियर है तरीका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge through a cross section of conductor is given by 2t square plus 5t. Then current at t equal to 2 सेकेंड। ठीक है, at t equal to 2 सेकेंड करंट ज्ञात करना है ना। तो Q की इक्वेशन देखो, 2t स्क्वायर प्लस 5t, I इक्वल टू होता है dq बाई dt, यानी जो आपके पास चार्ज की इक्वेशन है इसको हमें क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे दैट विल बी 4t प्लस 5। अच्छा कितने पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 4 इंटू 2 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 13 एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है तरीका। तो चार्ज की इक्वेशन दिया है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है। अगला देखिएगा, इस बार करंट दिया है और चार्ज पूछ रहा है। चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन द टाइम इंटरवल दिस टू दिस। अच्छा आई की इक्वेशन देखिएगा 6t स्क्वायर, है ना। अब आपको चार्ज चाहिए तो सोचिए dq इक्वल टू होता है आई dt। अगर करंट कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि करंट वेरिएबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन के लिए 6t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से कब तक, 3 सेकेंड्स तक। अब जैसे ही आप 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक इंटीग्रेट करेंगे, बताइए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो क्यू बराबर आ जाएगा 6 टी क्यूब बाई 3, लिमिट आ जाएगा 0 से 3, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 6, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर 6 की वैल्यू, और वहां पे आ जाएगा 6 और 3 कट के 2 इंटू टी क्यूब, लिमिट है 0 से 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 27, दैट इज इक्वल टू 54 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ वन। क्लियर हो गया कैसे निकाला, पक्का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। इस बार पूछ रहा है आपसे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। आप बताओ एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज करंट इज इक्वल टू क्यू फ्लो अपॉन टाइम, पक्का। और यहां पे देखो आईटी ग्राफ दिया है, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, चार्ज।
आप सोचो एरिया निकालोगे तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट। पक्का। अब मुद्दा आया चार्ज फ्लो निकालोगे कैसे, बस इस पूरे एरिया को निकालना है हमें। अब जरा सोचिए, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का और ये वाला माइनस का, तो जितना प्लस उतना माइनस, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब आप एरिया लिखोगे तो Q विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, पहले वाले का हाफ 8 इंटू 2 प्लस सेकेंड वाला एरिया 8 इंटू 4, 6 माइनस 2 तो 4 आ गया। इसका एरिया भी चाहे तो आप लिख लें प्लस हाफ 8 इंटू 2, लास्ट वाले का एरिया क्योंकि नेगेटिव में है तो उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस हाफ 8 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा Q फ्लो बराबर आ गया 8 प्लस 32, यानी कितना हो गया 40 कूलम। आप सोचो आपके पास टोटल चार्ज आपका 40 कूलम है, टोटल चार्ज का फ्लो कितना 40 कूलम है। अब आपको एवरेज करंट चाहिए तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो कितना हो गया 40, कितना टाइम है 0 से लेके 10 सेकेंड्स, तो चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, टाइम कितना 10 सेकेंड्स। आंसर बेटा एवरेज करंट की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, है ना। तो स्टिक टू द बेसिक फॉर्मूला, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। चार्ज कैसे निकाले, सवाल ये था, तो ग्राफ दिया था तो ग्राफ का एरिया निकाला, एरिया से आपका आंसर आ गया। क्लियर है तरीका, पक्का। चलिए एक और देखते हैं इसी तरीके से। हाँ जी, अब ये वाले को देखिए, फाइंड द if current varies as A plus BT, then find the average current through the cross section। एवरेज करंट का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल चार्ज के लिए करंट की इक्वेशन है, टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, है ना। पहला है Q टोटल फ्लो जो होगा, Q फ्लो विल बी इक्वल टू व्हाट, A प्लस BT का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब बताओ इंटीग्रेट करोगे आप तो यहां पर आ जाएगा 80 प्लस BT स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगा 0 से लेके 2 तक। अब बताओ एक बार 2 पुट करो और एक बार 0, तो आपके पास आ जाएगा 2A प्लस 2B, वैल्यू पुट करोगे 4/2 तो 2B आ जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू Q फ्लो। अब सोचो आपके पास Q फ्लो आ गया अपॉन टाइम, तो हमारे पास मिल जाएगा I एवरेज, है ना। अब जरा क्वेश्चन में देख के बताओ टाइम कहां से कहां तक बोला, 0 से 2 सेकेंड्स, तो डिवाइड कर दो, T की वैल्यू दोनों क्वेश्चनों में नीचे आ जाएगा 2, तो जैसे ही आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो I एवरेज विल बी इक्वल टू A प्लस बी, ये हमारा एवरेज करंट की वैल्यू आ गई। समझ में आया। अब सोचो आपको यहाँ पे करंट की इक्वेशन दिया था तो आपने कितना चार्ज फ्लो हुआ पहले वो निकाला इंटीग्रेट करके। दूसरा इस तरीके से, अब कोई बच्चा बिल्कुल कह सकता है कि सर आपने लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एरिया निकाल के किया था, क्या इस वाले क्वेश्चन में हम एरिया निकाल के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है बेटा। देखिएगा आई और टी का ग्राफ दिया हुआ है, एट टी इक्वल टू 0 आई की वैल्यू है A, टी के जब आप 2 पुट करोगे, टी के जगह 2 पुट करोगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ये A प्लस 2B। कितनी वैल्यू हो गई करंट की, A प्लस 2B। अब जरा सोचिएगा आप, ये जो हाइट है A है और ये वाली जो टोटल हाइट है दैट इज A प्लस 2B। ये आपका डिस्टेंस है 2 सेकेंड का, ये डिस्टेंस है A और ऊपर वाला ये वाला डिस्टेंस है 2B, और ये वाला डिस्टेंस कितना A, है ना। अब जरा सोचिए एरिया, Q फ्लो इक्वल टू एरिया, एरिया जरा बोल के बताए, नीचे का एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो A इंटू 2 प्लस ऊपर वाला एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह आ गया 2 और हाइट कितना बेटा 2B। तो आप सॉल्व कर लीजिए तो यहां से भी आप निकालोगे तो Q फ्लो की वैल्यू सेम आ गई, कितनी बेटा
2A प्लस 2B। अब जरा सोचो I चाहिए, I एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू Q फ्लो अपॉन टाइम। तो आ गया 2A प्लस 2B अपॉन टाइम। टाइम कितना बोला? 2 सेकेंड्स, तो 2 से डिवाइड कर दो तो I विल बी इक्वल टू कितना? A प्लस B। ये हमारे करंट की वैल्यू आ गई, एवरेज करंट की, 0 से 2 सेकेंड का एवरेज करंट। क्लियर हो गया तरीका? पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। हाँ जी, ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है। मटेरियल की डेंसिटी दी है 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना kg पर मीटर क्यूब। मास नंबर दिया है 100 और हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में करेंगे, देखिए जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब निकाल पाओगे? जब नंबर ऑफ आइटम्स पता होंगे, और नंबर ऑफ आइटम्स कब निकाल पाओगे? जब मोल पता होगा। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का, मोल कितना होगा? मोल चाहिए, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कारण लास्ट में पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले हमने निकाला मोल पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड स्टेप है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब पूरे में 3 स्टेप है जिनको हमें समझना है यहां पे। अच्छा बताओ, मोल का फॉर्मूला कितना? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको साथ में नीचे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। अब बताओ मास बाय वॉल्यूम, ये क्या बन गया? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास आ गया मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा सोचो, डेंसिटी आपकी यूज हो गई, एटॉमिक नंबर यूज हो गया, नंबर ऑफ एटम्स। अब बताओ मोल पता है, नंबर ऑफ एटम के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? Na से। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू Na, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटम। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवा रहा है? एक। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रो अपॉन m इनटू Na इनटू 1। अगर मान लो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाता। अगर हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो मल्टीप्लाई बाई क्या आता? 3। अब रही बात कैलकुलेशन करने की, तो कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है। तो देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी कितनी? 10⁴। मॉलिक्यूलर मास दिया है 100, कैपिटल M की वैल्यू 100, पर वो ग्राम में है। किलोग्राम में बदलोगे तो कितना बेटा? साथ में 10⁻³ kg में आ गया। Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, ये 10⁻28 पावर में है बेटा, है ना, यहाँ करेक्शन है थोड़ा सा, 10⁻23। और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिएगा 100 से 2 जीरोस कट गए, -10 ऊपर जाके +10, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻28, ये आंसर हो जाएगा 4th। समझ में आया किस तरीके से था? पक्का? चलिए गुड। सबसे बड़ी बात है इन तीनों स्टेप्स को समझना, किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन बैठाया गया। सबसे पहले मोल पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकाला, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है तो हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्पीड इज, याद करो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली भाग रहे हैं, किस स्पीड से? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहां पे तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। पक्का? अगला, द करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एज शोन, ठीक है। करंट डेंसिटी, अच्छा अब करंट डेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या? फ्लो का परपेंडिकुलर एरिया, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आपको वो लेना आना चाहिए। तो अब सोचिए, यहां पर करंट की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर, या इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। एरिया ये है,
क्योंकि एरिया यहां पर ये दिया हुआ है तो हमें लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये। तो बताओ एरिया वेक्टर ये था, इसका ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 आ जाएगा, है ना। तो ये 45 है, एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट जो हमारा इस तरफ आएगा वो कितना होगा, a cos 45। तो यहां पर आ जाएगा बेटा वैल्यूज पुट करने पर 10/a cos 45। अब एरिया कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो देखिएगा 10/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू cos 45 दैट इज 1/√2। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 5√2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये आंसर आ जाएगा 5√2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या है, हमेशा कौन सा एरिया लेना जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आए, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, पक्का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज इतना इतना, करंट इतना है, इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है पर मीटर क्यूब में, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालना है। वीडी का फॉर्मूला I इक्वल टू NEA/VD, बस यही है जो लगाना है। I की वैल्यू बोले 6.25, N 8.5 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एरिया देखोगे, एरिया डायामीटर दिया है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर, तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू VD। बेटा अब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो जरा सोच के देखिएगा, 8 पाई होता है 25, 8 पाई होता है 25, है ना, 16 पाई हो गया 50, तो डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा, यहां पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6.25 इक्वल टू 8.5 इंटू 19,625, तो ये चला गया 10⁻³ और ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5, है ना। 5 को आप यहां पे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आ जाएगा VD। बेटा सिंप्लीफाई करके, अच्छा VD की वैल्यू निकाल रहे हो तो जरा सोच के देखो, 10⁻³ मतलब आ गया मिलीमीटर पर सेकेंड, चारों ऑप्शन मिलीमीटर पर सेकेंड में है। 1.25 अपॉन 8.5 ये लगभग चला जाएगा 0.15 के लगभग, पक्का। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट बैठाते हुए सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन चाहेगा फर्स्ट। क्लियर है बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल्ड इफ, ठीक है। अच्छा ओम्स लॉ अपन सबने पढ़ा हुआ है, जरा सोच के देखो क्वेश्चन है क्या। ये एक वायर है जिसका लेंथ L है, इसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अब जरा सोच के बताओ, इसके लिए अगर आप लिखते हो तो V इक्वल टू कितना होता है IR, है ना बेटा, V सेम है, I का फॉर्मूला NEA/VD और R का फॉर्मूला ρL/A। अब बताओ एरिया से एरिया कैंसल आउट हो गया, अब आपके पास आ गया V इक्वल टू NEVD इंटू रो इंटू L। अब जरा आप सोच के देख लें, जो जो टर्म्स कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप बात आ जाएगी। अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही मिल गया। सेकंड चेक करो, लेंथ को डबल करोगे, लेंथ डबल तो VD हाफ, ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, पक्का। अगला डायामीटर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इंडिपेंडेंट हो गया अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो। चौथा टेम्परेचर, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, कम। इसी को अगर बच्चे को थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचना है तो बहुत आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। जरा सोच के देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई, दूसरे मेथड से अगर आप करोगे तो VD डबल, VD डबल हो गया, इसका मतलब हुआ कि करंट की वैल्यू भी डबल हो गई। अब बताओ V इक्वल टू IR है, करंट डबल होने का तरीका क्या है, वोल्टेज को डबल कर दो, करंट अपने आप डबल हो जाएगा,
तो वोल्टेज डबल तो करंट की वैल्यू डबल, करंट डबल मतलब वीडी की वैल्यू डबल। आप बस इतना सा सॉल्यूशन से भी काम चला सकते हैं उसका, पक्का। पर हाँ, बाकी टर्म्स को अगर समझना है तो उसके आर की वैल्यूज रिप्लेस करके देखा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए बेटे, चलिए बेटा 12 नंबर क्वेश्चन के बाद अब इस 30 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, अ करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर। कैसे एक वायर से जा रहा है? वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है ना, जिसका डायमीटर कितना है? डी। ये डायमीटर डी है तो रेडियस हो जाएगा d/2, है ना। और इसके बाद फिर एक और वायर लगा हुआ है जिसका डायमीटर d/2 है, तो रेडियस हो जाएगा d/4। पक्का? मटेरियल दोनों के सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी n तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n। पक्का? इसकी वेलोसिटी v है, तो क्वेश्चन कह रहा है साहब इसकी वेलोसिटी v1 की वैल्यू बता दो, v1 की वैल्यू फाइंड कर दो। अच्छा ये बताए दोनों के वायर में करंट सेम जा रहा है, तो दैट मींस I1 इक्वल टू कितना बेटा? I2। I का फॉर्मूला n e, एरिया लिखोगे पाई d²/4, d/2 का होल स्क्वायर इंटू v। जरा सोचो I2 की वैल्यू लिखोगे यहां पर n e सेम है, एरिया हो जाएगा पाई d²/16, d/4 का होल स्क्वायर इंटू v1। तो बेटे v1 की वैल्यू आप जब सॉल्व करके निकालोगे तो v1 इक्वल टू 4v आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमारी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। पूछ क्या रहा है हमसे? मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी का फॉर्मूला था क्या? मोबिलिटी इज गिवन बाय Vd/E। Vd/E के रेशियो को हम लोग सिंपली मोबिलिटी बोलते हैं। तो बताओ Vd की वैल्यू आपके पास है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व कर लीजिए, 2.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, +10 -4 हो जाएगा +6। ये हमारी वैल्यू आ गई, तो 2.5 इंटू 10⁻+6। क्लियर है? यूनिट आप देख ही सकते हैं, है ना। यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड और साथ में आ जाएगा न्यूटन, कूलम मीटर सेकेंड और न्यूटन आ जाएगा साथ में। इस तरीके से यूनिट डिफाइन कर सकते हो आप आसानी से। पक्का? चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर वायर ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर हैज बीन शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आइए पूरे क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं ना, एक बार डिराइव ही कर लेते हैं। जरा बताओ, एक वायर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का ए और बी पॉइंट। हाँ जी, करंट ए पर ज्यादा है या बी पर? करंट दोनों जगह करंट की वैल्यू सेम होगी, कारण एक ही रास्ता है, जो ए से जाएगा वही करंट बी से होता हुआ जाएगा आगे, है ना। तो आई ए इक्वल टू आई बी, है ना। सेकेंड, करंट डेंसिटी जे ए जे बी। आप करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को याद करोगे तो जे बराबर होता है करंट अपॉन एरिया। जरा सोचिए, करंट दोनों जगह सेम है पर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब जे ए की वैल्यू ज्यादा होगी जे बी से, है ना। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जरा सोच के देखिएगा, वी ए ज्यादा या वी बी? करंट का फॉर्मूला था एन ई ए वी डी। जरा सोच के देखिए, करंट आपका सेम है हर जगह, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी ए की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा और बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। पक्का? जिस रीजन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, ऐसे ही वीडी का फॉर्मूला छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम, टाउ एम और ई कांस्टेंट। तो बताओ वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, यानी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। पक्का? अब आप कंपेयर कर लीजिए, आई ए इक्वल टू आई बी बिल्कुल सही है, जे ए ग्रेटर देन जे बी सही है, ई ए ग्रेटर देन ई बी सही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा गलत है भाई? फोर्थ वन। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलिए आज यहीं तक था, ठीक है।